अध्याय 5 आपके मस्तिष्क का लीवरेज। दोस्तों, ये वीडियो विशेषण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अध्याय 4 तक का इस पुस्तक रिटायर यंग रिटायर रिच का जो वीडियो विशेषण है वो कंप्लीट हो गया है। और आप अगर नए हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को आप पूरी तरह से देख लें और इसको समझने का प्रयत्न करें। और हमारे साथ आपका सफ़र यहाँ तक आया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए और इसे लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल का प्रोग्रेस है थोड़ा स्लो है, तो आप लोग इसके ग्रोथ में ज़रूर मदद करें। और प्लेलिस्ट में जैसे आप जाएंगे आप लोगों को 2 और पुस्तक का संपूर्ण वीडियो विशेषण मिलेगा। एक का नाम है सफलता का साधन और दूसरा है आत्म अनुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दें। ये दोनों पुस्तक भी आप लोगों को पढ़ना इतना ही अनिवार्य है जितना ये पुस्तक रिटायर यंग रिटायर रिच है। उसमें भी सफलता के कुछ ऐसे सीक्रेट बताए गए हैं जिसको आपको समझने में और अपने जो विजन है, वेस्ट ऑफ लाइफ है, उसको समझने में भी बहुत योगदान मिलेगा। तो आप उस पुस्तक को अगर पढ़े हैं तो बधाई, और नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर वीडियो विशेषण उसका देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैं सही कह रहा था और आगे किस वीडियो पर मैं पुस्तक पढ़ाऊँ, किस पुस्तक का मैं वीडियो बनाऊँ। तो चलिए देखते हैं अध्याय 5 आपके मस्तिष्क का लीवरेज। कुछ लोग क्यों कर सकते हैं और कुछ लोग क्यों नहीं कर सकते। रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग में मैंने अमीर डैडी का एक सबक बताया था जिसे यहाँ भी दोहराना उपयोगी रहेगा। वह सबक इस तरह शुरू होता है, अमीर डैडी, उनका बेटा और मैं समुद्र तट के सामने की एक सुंदर जायदाद के पास से गुजर रहे थे। अमीर डैडी ने रुककर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं अभी अभी यह जमीन खरीदी है। मैं यह सुनकर हैरान रह गया कि उन्होंने इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली है। हालांकि मैं छोटा था लेकिन मैं जानता था कि हवाई में समुद्र तट के ठीक पास वाली प्रॉपर्टी महंगी थी। चूंकि मेरे अमीर डैडी उस वक्त तक अमीर नहीं बने थे, इसलिए मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि वे ऐसे निवेश का खर्च कैसे उठा पाए। अमीर डैडी मुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बताने वाले थे कि वे किस तरह ऐसे निवेशों को खरीदते हैं जिनका खर्च वे नहीं उठा सकते। इसी रहस्य के बदौलत वे अमीर बने थे। एक अलग वास्तविकता, सरल भाषा में कहा जाए तो अमीर डैडी ज़्यादा पैसा, माने अमीर डैडी के पास ज़्यादा पैसा नहीं होने के बावजूद इतनी महंगी ज़मीन इसलिए खरीद सके थे क्योंकि उन्होंने इसका खर्च उठाने को अपनी वास्तविकता का हिस्सा बना लिया था। हालांकि मेरे गरीब डैडी उस वक्त मेरे अमीर डैडी से ज़्यादा पैसा कमाते थे, लेकिन वे इस बारे में यही कहते, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, क्योंकि रियल एस्टेट का महंगा टुकड़ा खरीदने का विचार उनकी वास्तविकता से परे था। एक बहुत महत्वपूर्ण सबक, वर्षों तक अमीर डैडी ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। ऐसे सबक जिन्होंने मेरी जिंदगी की दिशा और परिणाम को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इंसान की वास्तविकता की शक्ति का यह सबक सबसे महत्वपूर्ण सबकों में से एक था। आप में से जिन लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी हो उन्हें यह बात याद होगा कि उन्होंने अपने बेटे और मुझे यह कहने से मना कर दिया, मैं इसे नहीं खरीद सकता था, यानी मैं इसे नहीं खरीद सकता। अमीर डैडी इंसान की वास्तविकता की शक्ति को समझते थे। इनकी इस बात के पीछे सबक यह था, जिसे तुम सच मानते हो वही तुम्हारी वास्तविकता है। अमीर डैडी धार्मिक थे, इसलिए वे अक्सर ओल्ड टेस्टामेंट का यह कथन दोहराते थे और शब्द साकार हो गया, वे
वाक्य को सरल भाषा में समझाते थे ताकि हम छोटे बच्चे इसे समझ सकें। वे लगातार माइक और मुझसे कहते थे और शब्द साकार हो गया का मतलब यह है कि इंसान जिसे भी सच मानता है और कहता है वह उसकी वास्तविकता यानी रियलिटी बन जाती है। जब वे समुद्र तट की उस सुंदर प्रॉपर्टी के पास पहुंचे तो उन्होंने यह कहने से इनकार कर दिया, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। हालांकि उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने महीनों तक योजना बनाई कि वे इसका खर्च कैसे उठा सकते हैं। उन्होंने अपनी वास्तविकता से बाहर की चीज़ को अपनी वास्तविकता का हिस्सा बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। सिर्फ पैसे की वजह से ही मेरे अमीर डैडी ने ज़्यादा अमीर नहीं बने थे। दरअसल अपनी वास्तविकता का विस्तार करने की जो उनकी योग्यता थी दोस्तों, उनको अंततः और ज़्यादा अमीर बनाती गई। क्या निवेश जोखिम भरा है? तो आइए इसको समझते हैं। लोग अक्सर कहते हैं निवेश जोखिम भरा है। उनके लिए यह विचार सच है और चूंकि वे ऐसे सच मानते हैं इसलिए साकार हो जाता है और उनकी वास्तविकता बन जाता है। हालांकि निवेश करना हमेशा जोखिम भरा नहीं होता है। वैसे जोखिम हर जगह होता है। जिस तरह सड़क पार करने या साइकिल चलाने में भी जोखिम होता है, लेकिन ये काम अपने आप में जोखिम भरे नहीं हैं। बहुत सारे लोग निवेश को जोखिम मानते हैं और उनके विचार में यह सच हो जाते हैं। कुछ महीने पहले एक प्रसिद्ध बैंक के नामी निवेश सलाहकार और मैं एक रेडियो कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। नामी सलाहकार को इसलिए बुलाया गया था कि वे रिच डैड पुअर डैड में व्यक्त मेरे विचार को चुनौती दे सके। उन्होंने शुरू करते हुए कहा, रॉबर्ट कियोसाकी यानी रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि अगर लोग अमीर बनना चाहते हैं तो उन्हें बिजनेस की दुनिया में कदम रखना चाहिए। मिस्टर कियोसाकी को दरअसल इस बात का एहसास नहीं है कि ज़्यादातर लोग अपनी खुद का बिजनेस शुरू ही नहीं कर सकते। बिजनेस शुरू करना खतरनाक है। आंकड़े बताते हैं कि 10 में से 9 बिजनेस पहले 5 साल में असफल हो जाते हैं। इसलिए मिस्टर कियोसाकी के विचार खतरनाक हैं। उनसे पूछे कि उन्हें इन तथ्यों के बारे में क्या कहना है। रेडियो कमेंटेटर खुश हो गया कि उसके शो में थोड़ा विवाद तो हुआ। उसने खुशी से चौंकते हुए पूछा, मिस्टर कियोसाकी आपको इन तथ्यों के बारे में क्या कहना है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस फैक्ट? वो अंग्रेज ऐसे पूछते हुए आगे बढ़ता है, चूंकि मैं यह बात भले भी कई बार सुन चुका था इसलिए मैं इस मौखिक चुनौती के लिए तैयार और शांत था। एक पल रुककर मैंने अपना गला साफ किया और बोला, मैंने यही आंकड़े पहले भी देखे और सुने हैं और अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि आंकड़े बिल्कुल सही हैं। मैंने कई बिजनेसों को उनकी 5वीं सालगिरह से पहले असफल होते देखा है। नामी सलाहकार ने अपनी आवाज में गुस्से के पूंछ के साथ पूछा, तो फिर आप यह सलाह क्यों देते हैं कि लोगों को अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए? मैंने जवाब दिया, सबसे पहली बात, मैं लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं तो यह कहता हूँ कि हर आदमी को अपने काम से काम रखना चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि माइंड योर ओन बिजनेस, तो मेरा मतलब है कि उन्हें अपने निवेश पोर्टफोलियो का ध्यान रखना चाहिए। उसका यह मतलब नहीं है कि वे अपना बिजनेस या व्यापार बनाएं। हालांकि अच्छी तरह चलने वाला बिजनेस अक्सर वह संपत्ति होता है जो अमीरों को बहुत अमीर बनाता है। और जोखिम के बारे में नामी वित्तीय सलाहकार ने पूछा, आप उन 10 बिजनेस में से 9 के बारे में क्या सोचते हैं जो असफल हो जाते हैं? तो रॉबर्ट कहते हैं, हाँ, उनके बारे में आपको क्या कहना है, इस पर बोलते हैं। उससे पहले रेडियो कमेंटेटर ने इस बार कम चौंकती आवाज में पूछा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि सीधे प्रसारित हो रही चर्चा दरअसल जबरदस्त बहस में नहीं बदलने वाली है। सबसे पहले बात, हालांकि 10 में से 9 बिजनेस सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन ध्यान दें कि 10 में से 1 बिजनेस सफल हो जाते हैं।
जब मुझे एहसास हो गया कि 10 में से 9 बार असफल होने की संभावना है, तो मैं जान गया कि मुझे कम से कम 9 बार असफलता के लिए तैयार रहना चाहिए। आप 10 में से 9 बार असफल होने के लिए तैयार थे? वित्तीय सलाहकार ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। दरअसल मैं भी उन 9 में शामिल रहा हूं जो डूब गए। दरअसल मेरे 2 बिजनेस असफल हो गए, लेकिन फिर तीसरी कोशिश में मैं सफल हो गया। तो असफल होने पर आपको कैसा महसूस हुआ? निवेश सलाहकार ने पूछा, जो बैंक का कर्मचारी था और किसी बिजनेस का मालिक नहीं था। क्या इतना महत्वपूर्ण था कि इसकी जोखिम लिया जाए? जब मैं पहली बार असफल हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा। दूसरी बार तो इससे भी ज़्यादा बुरा महसूस हुआ, लेकिन हाँ, मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। अगर मैं दोबारा सफल नहीं होता तो मैं 18 साल जल्दी रिटायर नहीं हो सकता था और आज आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र भी नहीं हो सकता था। मैंने जवाब दिया, हर बार संभलने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। हालांकि मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन मानसिक रूप से मैं 10 बार, यहाँ तक कि मैं 20 बार भी कोशिश करने के लिए तैयार था। मैं उतनी बार असफल नहीं होना चाहता था, लेकिन मैं उसके लिए तैयार था। मुझे तो यह बहुत जोखिम भरा लगता है और अधिकांश लोगों के लिए यह जोखिम भरा है भी, सलाहकार ने कहा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैंने जवाब दिया। यह खास तौर पर तब खतरनाक है जब आप असफल नहीं होना चाहते हो। एक बार असफल होने के बाद ही कोशिश करना छोड़ दें। यह और भी बुरा बन जाता है जब आप यह सोचते हैं कि असफल होना बुरी बात है। अमीर डैडी ने मुझे यह सिखाया था कि हार जीत का ही हिस्सा है। आज भी मैं असफलता के लिए तैयार रहता हूँ, हालांकि मैं सफल हो चुका हूँ, लेकिन अब भी मुझे यह एहसास होता है कि संभावना वही है। जब भी मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूं तो हर बार मैं इस संभावना का ध्यान रखता हूं कि 10 में से 9 बिजनेस असफल होते हैं। कमेंटेटर ने कहा, आप ऐसा क्यों करते हैं और आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं हमेशा विनम्र रहना चाहता हूं और संभावना का सम्मान करना चाहता हूं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने एक बिजनेस बनाकर उसमें बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिर उन्हें घमंड हो गया और उन्होंने यह सोचकर दूसरा बिजनेस शुरू कर लिया कि उनके असफल होने की संभावना अब खत्म हो गई है। हालांकि नए बिजनेस में उनकी सफलता की संभावना उनके पुराने अनुभव और पुरानी सफलताओं से थोड़ी बेहतर जरूर होगी, लेकिन हम सभी को विनम्रता की इस संभावना के हिसाब से चलना चाहिए कि 10 में से 9 शुरुआती बिजनेस असफल हो जाते हैं। हमें समझदारी दिखाती है, कमेंटेटर ने कहा। तो आज आप जब कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो इस बारे में सोचते रहते हैं कि अब आप अब भी 10 में से 1 सफल होने की संभावना का सम्मान करते हैं। सही है, मैंने जवाब दिया। मेरे कई दोस्तों को घमंड हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने पिछले बिजनेस का सारा पैसा नए बिजनेस में लगा दिया और सब कुछ कमा बैठे। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा संभावनाओं के प्रति सम्मान दिखाना होगा, भले ही आप अतीत में कितने ही सफल हो चुके हों। हर प्रोफेशनल ब्लैक जैक खिलाड़ी जानता है कि पिछली चाल में एक से एक और एक किंग आने का यह मतलब नहीं है कि अगली चाल में संभावनाएं बदल जाएगी। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, कमेंटेटर बोला। मुझे अब भी लगता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, सलाहकार ने कहा। आप और आपकी पुस्तक दोनों ही खतरनाक हैं। ज़्यादातर लोग वह काम नहीं कर सकते जो आपने किया है। ज़्यादातर लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या आप सहमत हैं? कमेंटेटर ने पूछा। इस बात में भी थोड़ी सच्चाई है, मैंने जवाब दिया। हमारा स्कूली सिस्टम लोगों को बिजनेस मालिक बनने के बजाय कर्मचारी बनने का प्रशिक्षण देता है। इसलिए ज़्यादातर लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। इसलिए हमारे नामी सलाहकार की बात से मैं सहमत हूँ।
थोड़ा ठहर कर मैंने सहमति की अपनी बात को उनके दिमाग में बैठ जाने दिया। मैं अपनी तरह से बहस न करने की पूरी कोशिश करता रहा था। हालांकि निवेश सलाहकार मुझे बार बार उकसा रहा था। मैंने आगे कहा, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि 100 साल से भी कम समय पहले ज़्यादातर लोग छोटे आत्मनिर्भर बिजनेसमैन हुआ करते थे। इसमें से कईयों को रिश्तेदार भी किसान या छोटे बिजनेस के मालिक होते थे। वे सभी उद्यमी थे। 100 साल पहले वे लोग इतने मजबूत थे कि जोखिम के बावजूद अपना बिजनेस चला सकें। हेनरी फोर्ड जैसे लोग द्वारा बिजनेस साम्राज्य बनाने के बाद ही वे ज़्यादातर लोग कर्मचारी बने हैं। लेकिन फोर्ड या जनरल इलेक्ट्रिक जैसे बिजनेस साम्राज्यों के स्थापित होने के बावजूद छोटे आत्मनिर्भर बिजनेसमैन तरक्की कर रहे हैं। दरअसल छोटे बिजनेसों में से ज़्यादातर रोजगार उत्पन्न होता है और टैक्स का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। जोखिमों के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। वे नहीं होते तो बेरोजगारी बहुत बढ़ जाती। जोखिम लेने के इच्छुक इन व्यक्तियों के बिना हमारा देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ जाता है। पूंजीवाद ने हमें जोखिम लेने और विकास करने का अवसर दिया है। अगर ये व्यक्ति जोखिम नहीं लेते तो हमारा देश उतना समृद्ध नहीं बन पाता जितना कि वह आज है। जो लोग जोखिम लेते हैं वे समृद्धि को बढ़ाते हैं। द पर्सन हु टेक रिस्क सेलिब्रेट द प्रॉस्पेरिटी। इंटरव्यू में भी 10 मिनट तक चला, न तो कोई समाधान निकला और न ही सहमति बनी। यह स्पष्ट था कि हमारी वास्तविकताएं अलग अलग थी। विरोधाभासी बातचीत के दौरान मेरे अमीर डैडी की बात याद कर रहा था और असली जिंदगी में मुझे कई बहस से वास्तविकता के अंतरों के कारण होती है। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके पक्ष में है। मैं इस सलाहकार से एक बात कहना चाहता था और यह कि रिस्क रिवार्ड रेशियो यानी जोखिम लाभ अनुपात मेरे पक्ष में था, लेकिन इससे निश्चित रूप से बहस शुरू हो जाती। यह सवाल आ जाता कि कौन सही है और कौन गलत। मैं रेडियो पर यह मुद्दा नहीं उठाना चाहता था, लेकिन मैं आपके सामने यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं जो करता हूँ उसमें जोखिम तो है, लेकिन वह खतरनाक नहीं है। देयर इज रिस्क बट नो डेंजरस। वर्षों पहले अमीर डैडी ने अपने बेटे और मेरे सामने जोखिम, लाभ और जीत की रणनीति पहचानने का महत्व को स्पष्ट किया। जीत की रणनीति जिसमें हार भी शामिल थी। अमीर डैडी जानते थे कि ज़्यादातर नए बिजनेसों में असफलता का दर 10 में से 9 थी। वे यह भी जानते थे कि सिर्फ एक बार जीतने का लाभ 9 बार असफल होने के जोखिम को बहुत ज़्यादा था। अमीर डैडी ने अपनी बात को ज़्यादा स्पष्ट करते हुए कहा, ज़्यादातर लोग सिर्फ इस आधार पर सोचते हैं कि क्या स्मार्ट है और क्या खतरनाक है। वित्तीय रूप से समझदार लोग रिस्क और रिवार्ड के संदर्भ में सोचते हैं। दूसरे शब्दों में तत्काल यह कहने के बजाय कि कोई चीज़ बहुत जोखिम भरी है, यही भरी है, सही या गलत है, अच्छी या बुरी है। वित्तीय दृष्टि से समझदार लोग जोखिमों और लाभों को तौलते हैं। अगर पुरस्कार पर्याप्त बड़े होते हैं तो वे ऐसी रणनीति या योजना बना लेते हैं जिसमें उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है, या फिर चाहे जीतने से पहले वे कितनी बार ही हारे। विजेता की रणनीति, मिसाल के तौर पर मेरा एक दोस्त है जो शेयर बाजार में डे ट्रेडिंग करने के लिए एक बड़ी ही आसान रिस्क रिवार्ड रणनीति का प्रयोग करता है। उसे पता है कि संभावना यह है कि उसे 20 ट्रेड्स में से किसी एक ही सही मार्केट मूवमेंट मिलेगी, इसलिए उसने इनकी प्रबंधन रणनीति तैयार कर ली है। अगर आपके पास $2 लाख हैं तो वह इसके 10% हिस्से यानी $20,000 का प्रयोग बाजार में खेलने के लिए करता है। इसमें भी यह 20वां हिस्सा करके एक ट्रेडिंग के लिए सिर्फ $1,000 रखता है। और दूसरे शब्दों में उसकी रणनीति यह है
कि उसके पास इतना पैसा रहे जिससे वह 20 में से 19 बार हार सके। मैंने उसे 14 बार लगातार हारकर $14,000 गंवाते देखा है, और फिर अचानक वह अगले मार्केट मूवमेंट में $50,000 कमा लेता है। उसकी जीत की रणनीति 20 में से 19 बार हारने की संभावना पर आधारित है। हालांकि वह इतनी बार लगातार नहीं हारा है, अब तक हर बार जब वह जीतता है तो दोबारा उसी संभावना पर लौट जाता है, यानी 20 में से 1। वह जानता है कि उसके पास चाहे जितना पैसा हो, संभावनाएं नहीं बदलती है। वह हमेशा 20 से 19 बार हारने की संभावनाओं को अपने ध्यान में रखता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है। पराजित व्यक्ति की रणनीति, द स्ट्रेटजी ऑफ लूजर्स। आम आदमी हार से बचता है और 100% बार यानी हमेशा जीतने की उम्मीद करता है। उसकी रणनीति अक्सर पराजितों की होती है। हमेशा जीतने और कभी न हारने की उम्मीद करना पराजितों की वास्तविकता है। जैसा अमीर डैडी कहते थे, विजेता की रणनीति में हार की संभावना शामिल होनी चाहिए। आज ज्यादातर लोगों के पास ऐसी रिटायरमेंट योजनाएं हैं जिनमें से हारने की संभावना शामिल नहीं है। आज ज्यादातर लोग बस यही उम्मीद करते हैं कि शेयर बाजार हमेशा ऊपर चढ़ता जाएगा और रिटायरमेंट के बाद उनका पैसा जिंदगी भर चलता रहेगा। दोस्तों, यह एक ऐसी योजना है जिसमें हारने की किसी संभावना को शामिल नहीं किया गया है, और इसलिए यह पराजितों की योजना है। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले मैं भी थोड़ा समझाता हूं कि आप कितना भी अच्छा फ्यूचर का प्लानिंग कर ले, लेकिन वेद कहता है कि कोई पुस्तक, कोई टीचर आपको सही संभावना फ्यूचर का नहीं बता सकते हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका ठीक अनुमान, 100% अनुमान कोई लगा नहीं सकता है। इससे आप किसी भी चीज का अगर रणनीति बनाते हैं, अगर किसी चीज का तैयारी करें, तो उसमें उस चीज को भी शामिल करने का प्रयत्न अवश्य करें कि इसके बुरा से बुरा परिणाम क्या हो सकता है। और जब आपको उसका आंसर मिल जाए तो आप आगे बढ़िए। और इस पुस्तक में आप आगे बढ़े मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें मेरे दोस्तों। तो यही बात रॉबर्ट बताते हैं, और विजेता जानते हैं कि हारना किसी भी योजना का हिस्सा होना चाहिए। जब मैं मरीन कॉर्प्स में था तो हमारे पास हमेशा आपातकालीन योजनाएं रहती थी, जो ऐसे समय के लिए होती थी जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक न हो। आज ज्यादातर लोगों के पास रिटायरमेंट की आपातकालीन योजनाएं नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी कोई रिटायरमेंट योजनाएं नहीं है जिनमें रिटायरमेंट के बाद शेयर बाजार के बुरी तरह क्रैश होने या रिटायरमेंट फंड के खत्म होने की संभावना शामिल हो। दूसरे शब्दों में, रिटायरमेंट योजना के मामले में अधिकांश लोगों की रणनीति पराजितों की है, क्योंकि यह ऐसी रणनीति है जिसमें गलती से कोई गुंजाइश नहीं है। 100 में से 98 बार हारना। दोस्तों, डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग के मामले में काम करने वाले ज़्यादातर मार्केटर जानते हैं कि संभावना इस बात की है कि वे जितने लोगों को प्रस्ताव पत्र भेजेंगे उनमें 98% लोग नहीं खरीदेंगे। इसलिए प्रोफेशनल मार्केटर्स अपने मार्केटिंग अभियानों को 2% रिटर्न पर आधारित करते हैं, जबकि कुछ तो इसमें भी कम करके कहते हैं। वे जानते हैं कि इस 2% लाभ में उन 98% लोगों को डाक भेजने का खर्च भी शामिल होता है, जो जवाब नहीं देते हैं। एक बार जब डायरेक्टर्स, मार्केटर्स ऐसा प्रस्ताव पत्र खोज लेते हैं जो 2% या बेहतर परिणाम देता है, तो वे उन चिट्ठियों की संख्या बढ़ा देते हैं। हालांकि वे जानते हैं कि अब भी 98% बार असफल होंगे, और वे जानते हैं कि सिर्फ 2% बार सफल होकर और 98% बार असफल होकर
वह बेहद अमीर कैसे बन जाएंगे। पराजित लोग सोचते हैं कि हारना बुरी बात है। दोस्तों, ये बात याद रखने वाली है कि केवल पराजित लोग सोचते हैं कि हारना बुरी बात है, और जो चुगली करते हैं हारे हुए इंसान का, वो तो और पराजित हैं। वो तो पराजित से इतना भय खाते हैं कि वो सफल होने के जो पहला कदम है उसको भी बढ़ाने से डरते हैं। इसलिए पराजित लोग जो होते हैं वो ऐसा मानते हैं। आपको नहीं मानना है, और आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप में आगे बढ़ने का और सफल होने का जज्बा है। तो आप सफल होने के लिए तैयार रहिए, जितने भी सारे उसके स्ट्रेटेजी है। अमीर डैडी ने कहा था, पराजित वे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हारना बुरी बात है। पराजित लोग हार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और किसी भी कीमत पर हार से बचना चाहते हैं। कई पराजित लोग तो सिर्फ सुनिश्चित चीज़ों पर दाव लगाते हैं, जैसे नौकरी की सुरक्षा, निश्चित तनख्वाह, गारंटीड पेंशन और बैंक का ब्याज। पराजित लोग हारते रहते हैं और विजेता जीतते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि विजेता यह बात जानते हैं कि हार जीत का ही एक हिस्सा है। जब हम छोटे थे तो अमीर डैडी अक्सर हमसे पूछते थे, क्या तुम 100 में से 99 बार हारने के लिए तैयार हो? वे हमसे जिस जवाब की उम्मीद करते थे वह यह था, हाँ। अगर एक बार जीतने का पुरस्कार 99 बार हारने की लागत और जोखिम से बहुत ज़्यादा हो। आगे स्पष्ट करने के लिए कहने पर हम कहते थे, अगर हम जानते हों कि हम $10 लाख जीत सकते हैं और सिर्फ रिस्क रिवार्ड रेशियो, जोखिम लाभ अनुपात 1:100 है और न्यूनतम दाव $1 का है, तो हम $1 के 100 नोट ले जाएंगे और 100 बार $1 दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं। एक बार जीत जाने के बाद हम दोबारा उन्हीं संभावनाओं के हिसाब से खेलेंगे, क्योंकि संभावनाएं नहीं बदलती है। हम अपने दांव बढ़ा सकते हैं, लेकिन तभी जब हम 100 में से 99 बार हारने के बावजूद बच सके। सही और गलत, खतरनाक या सुरक्षित के बजाय जोखिम और लाभ के संदर्भ में सोचने के लिए हमें प्रशिक्षित करने का यह आसान तरीका था। अमीर डैडी ने तो न तो जुआ खेलना पसंद करते थे और न ही हमें जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे तो अपने बेटे और मुझे बस जोखिम तथा पुरस्कार के संदर्भ में सोचने का प्रशिक्षण दे रहे थे। राइट बंधु सही क्यों थे? अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे किटी हॉक नॉर्थ कैरोलिना की अपनी यात्रा के बारे में बताया। वे द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में सेना से छुट्टी के दौरान वहां गए थे। उन्होंने कहा, लड़कों, किसी दिन तुम्हें किटी हॉक जाकर देखना चाहिए कि अराविल और बिल्बर राइट, यानी अराविल राइट और बिल्बर राइट, ये दोनों थे राइट ब्रदर, जो कितने स्मार्ट थे। दोनों भाई जानते थे कि पहली बार उड़ान भरने में जोखिम है, लेकिन वे खतरा नहीं उठाना चाहते थे। अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि राइट बंधुओं ने हारने का अभ्यास करने के लिए एक बड़ा मैदान चुना। उन्होंने कहा, दोनों युवक जानते थे कि वे हारेंगे, इसलिए उन्होंने बहुत सुरक्षित जमीन चुनी जहां वे बार बार गिर सके लेकिन उन्हें नुकसान न हो। वे पुलों या चट्टानों से नहीं कूदे। उन्होंने बहुत बड़ा मैदान चुना जहां अच्छी तेज हवा चलती थी, और वे तब तक हारने का अभ्यास करते रहे जब तक वे उड़ने नहीं लगे। समझदारी से जोखिम लेने की इच्छा के कारण उन दोनों युवकों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। किसी दिन तुम दोनों को वहां जाकर वह मैदान देखना चाहिए जहां इन दो बहादुर आदमियों ने हारने का अभ्यास किया था, ताकि किसी दिन हम उड़ सकें। ज़्यादातर लोग आर्थिक दृष्टि से कभी नहीं उड़ पाएंगे, क्योंकि वे असफल होने से बचने का विकल्प चुनते हैं। अगस्त 2000 में मैं उसी घास भरे विशाल मैदान पर खड़ा था और वही देख रहा था जो मेरे अमीर डैडी ने लगभग 25 साल पहले देखा था। मैंने एक मैदान देखा जो उड़ान भरने के लिए, गिरने के लिए आदर्श था। मुझे राइट बंधुओं के बारे में अमीर डैडी का सबक याद आ गया। अमीर डैडी ने अपने बेटे और मेरे सामने यह डायग्राम बनाया था
डायग्राम इस प्रकार है दोस्तों, वास्तविकता इंसान नहीं उड़ सकता। ये देखिए जो सोच रहे हैं, ये जो कार्टून है, और विचार इंसान उड़ सकता है। तो वास्तविकता क्या है और विचार क्या है, इसका अंतर आपको आगे के बुक में मिलता है। ये देखिए, इस डायग्राम को स्पष्ट करते हुए अमीर डैडी ने कहा है, और अमीर डैडी ने क्या कहा है कि जब कोई व्यक्ति इस तरह की बातें कहता है, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। ध्यान कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही विचारणीय वाक्य है, जो 4 वाक्य दिया गया है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, आप यह नहीं कर सकते, मैं यह नहीं कर सकता, यह असंभव है। तो वह अपनी वास्तविकता के भीतर से बोलता है और अपनी वास्तविकता के बाहर के विचारों पर टिप्पणियां करता है। उन्होंने आगे कहा, जब राइट बंधुओं ने घोषणा की कि वे उड़ान भरने वाले पहले इंसान बनने जा रहे हैं, तो कई लोगों ने कहा था इंसान कभी नहीं उड़ सकते। दरअसल यह बात कहने वालों में से एक शख्स तो उनके पिता ही थे, जो चर्च के सम्मानित व्यक्ति थे। अमीर डैडी के सरल डायग्राम से आप देख सकते हैं कि यह विचार ज्यादातर लोगों की वास्तविकता है, और यह विचार ज्यादातर लोगों की वास्तविकता के बाहर था कि इंसान उड़ सकता है। यह टिप्पणी उनकी ज्ञात वास्तविकता की सीमा के भीतर से आई थी। यह दूसरा डायग्राम दोस्तों, वास्तविकता इंसान नहीं उड़ सकता, और विचार को देखिए कंप्रोमाइज करके बताएं इंसान उड़ सकता है। और इसी दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, संभावनाएं। जहां आपकी वास्तविकता है कि आप वो चीज़ नहीं देखे हैं, जैसे आज हम लोग की तुलना में करना कि पटना से दिल्ली जाना की बात अगर कोई कहता है कि 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो ये वास्तविकता नहीं है। लेकिन इस संभावनाओं पे काम चल रहा है कि कैसे आदमी 40 मिनट के अंदर पटना टू दिल्ली ट्रेवल कर सके, ये संभावना है। तो ये इस बात को आप जब तक अपने विचार के माध्यम से नहीं समझेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे, आपकी वास्तविकता कभी बदलने वाली नहीं है। इंसान कभी नहीं उड़ सकता, कई लोगों ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि यह विचार उस वक्त के अधिकांश लोगों की वास्तविकता के बाहर था। लेकिन यह विचार राइट बंधुओं के लिए संभावनाओं के क्षेत्र के भीतर था, और उन्होंने संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए वर्षों तक मेहनत की। पैसे के मामले में बिल्कुल यही चीज मेरे अमीर डैडी ने की थी, लेकिन मेरे गरीब डैडी ने नहीं की थी। दोस्तों, ये पुस्तक में लिखा राइट बंधु ने सोचने का और उड़ने का जो परिकल्पना विचार किया, तो ये पुस्तक चूंकि रॉबर्ट कियोसाकी की है और ये अमेरिकी व्यक्ति हैं, और वो राइट बंधु ने इसका पेटेंट भी करवाया है। तो वो कह रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, आप भी इंटरनेट पे खोज सकते हैं कि सबसे पहले वायुमान मुंबई में जो उड़ाने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उड़ाया था, लेकिन उनका पेटेंट नहीं करवाया था। तो ये जो उड़ने का दिन है, हम लोगों के देश में यानी भारत में हुआ था। भारत के लोग सबसे पहले वायुयान बनाए थे, लेकिन उसका पेटेंट न करवाने के कारण आज राइट बंधु का नाम सब जानता है और वो गुमनामी में जी रहे हैं। मैं जरूर इस बात को आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन व्यक्ति थे, और आप भी अगर रिसर्च कीजिए और आपको पता लगे कि नहीं मैं सही बात बोल रहा हूँ, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि वो भारतीय कौन थे जिन्होंने सबसे पहले अपना जहाज बनाकर उड़ाया। खैर, हम लोग पढ़ रहे पुस्तक, उसको देखते हैं। पैसे के मामले में बिल्कुल यही चीज मेरे अमीर डैडी ने की थी, लेकिन मेरे गरीब डैडी ने नहीं की थी। आज यह वाक्य आम बन गया है, बॉक्स के बाहर सोचने के इच्छुक बनो। अमीर डैडी इस पर कहते हैं, कोई भी व्यक्ति 1-2 दिन के लिए बॉक्स के बाहर सोच सकता है। सवाल यह है कि क्या आप वर्षों तक बॉक्स से बाहर सोच सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अमीर बनते चले जाएंगे। जब मैंने रेडियो इंटरव्यू में उस वित्तीय सलाहकार से कहा था कि मैं बिजनेस में 10 में से 9 बार असफल होने को तैयार था, क्योंकि पुरस्कार जोखिम से बहुत ज़्यादा थे, तो
मुझे शक है कि उसने मेरी बात सुनी भी थी। उसने दरअसल मेरी बात सुनी ही नहीं थी। जब मैंने कहा था, मैंने बिजनेस यह जानते हुए शुरू किया था कि शायद मैं असफल हो जाऊंगा। मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं पक्के तौर पर सफल हो जाऊंगा। बहरहाल मैं जानता था कि मुझे असफलता से शुरू करना होगा। इस तरह का नजरिया उसकी वास्तविकता में शामिल ही नहीं था। मुद्दे की बात यह नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत है। मुद्दे की बात तो यह है कि हमारी वास्तविकताएं अलग है, और चूंकि हमारी वास्तविकताएं अलग है इसलिए हम अलग तरह से सोचते हैं और दुनिया को अलग तरह से देखते हैं। आपके मस्तिष्क का लीवरेज। मैं किसी को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं और बाहर निकलने और बगैर सोचे विचारे हारने, लोगों या किसी कसिनो में जाकर जुआ खेलने लगे, यह तो उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि अपने रिटायरमेंट के लिए लॉटरी पर दांव लगाना। यह सबक व्यक्तिगत वास्तविकताओं को भिन्नता के बारे में नहीं है। सबक यह है कि हमारा मस्तिष्क लीवरेज का हमारा सबसे शक्तिशाली साधन है। हम जिसे भी वास्तविक मानते हैं ज्यादातर मामलों में वह वास्तविक बन जाता है। जो व्यक्ति सोचता है कि निवेश खतरनाक है, उसे अक्सर अपनी वास्तविकता की पुष्टि के लिए घटनाएं मिल जाएगी। यह व्यक्ति अखबार खोलकर उन सभी लोगों के बारे में पढ़ेगा जिन्होंने निवेश में पैसा गंवा दिया है। दूसरे शब्दों में, मस्तिष्क में सिर्फ उसी चीज को देखने की प्रवृत्ति होती है जिसे वह वास्तविक मानता है, जिसमें बाकी किसी भी वास्तविकता के प्रति अंधा होने की प्रवृत्ति होती है। इसी कारण लोगों ने राइट बंधुओं से कहा था इंसान कभी नहीं उड़ सकता, और क्रिस्टोफर कोलंबस से कहा था क्या तुम्हें दिखता है और क्या तुम्हें नहीं दिखता है कि धरती चपटी है। लोगों के पास हमेशा उनकी अपनी वास्तविकताएं होती है। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यह सीखनी चाहिए कि आप अपनी वास्तविकता का नियंत्रण अपने हाथ में कैसे कर ले सकते हैं। अगर आप ऐसे करना सीख लें तो न्यूनतम प्रयास से अधिकतम पैसा कमाना ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप अपनी वास्तविकता को नियंत्रित और परिवर्तित नहीं कर सकते तो दोस्तों अमीर बनने में आपको उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है। मेरे अमीर डैडी में अपनी वास्तविकता को लगातार बदलने की योग्यता थी और इसी कारण वे अमीर बने थे। वे समुद्र तट की उस प्रॉपर्टी के कारण अमीर नहीं बने थे। असली कारण तो उसे अपनी वास्तविकता को बदलने की जो उनकी योग्यता थी ना दोस्तों, वो शानदार थी। उस छोटी सी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद भी उससे भी बड़ी प्रॉपर्टी की तलाश करने लगे थे। अपनी वास्तविकता का विस्तार करने के लिए। दूसरी तरफ मेरे गरीब डैडी में अपनी वास्तविकता को बदलने की योग्यता नहीं थी, जिस वजह से वे ज्यादा कड़ी मेहनत करते थे और वित्तीय दृष्टि से कभी आगे नहीं बढ़ पाए। वे हमेशा कहते रहते थे मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, और इसी वाक्य ने उनकी वास्तविकता को आकार दिया। मेरे गरीब डैडी बहुत स्मार्ट थे। वे अगर अपनी वास्तविकता को बदलना चाहते तो उसी प्रॉपर्टी को खरीद सकते थे जिसे अमीर डैडी ने नहीं खरीद पाया था। सॉरी दोस्तों, अमीर डैडी ने खरीदा था, लेकिन वे वह नहीं जानते थे कि उनकी वास्तविकता बीच में आड़े आ रही थी। वे सचमुच सोचते थे कि वे कई मिलियन डॉलर की उस प्रॉपर्टी का खर्च उठा ही नहीं सकते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है, और पैसा भी जरूरी नहीं। उनका जो विचार था, उनका जो मस्तिष्क था, वो उतना सोचने की उनको आज़ादी नहीं देता था, जो उनकी संभावनाओं के आड़े आ रहा था, और अंत में वो गरीब के गरीब बने रहे। उनके विचार उनकी वास्तविकता बन गए। अंततः मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी में मूलभूत अंतर सिर्फ उनकी वास्तविकताओं का था। एक ने यह कहकर अपनी वास्तविकता का विस्तार करने का फैसला किया, मैं समुद्र तट के इस प्रॉपर्टी का खर्च किस तरह उठा सकता हूँ। हालांकि उस वक्त उनके पास इसे खरीदने के पैसे नहीं थे। दूसरे ने यह कहने का विकल्प चुना, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। जैसा मैंने कहा, यह समुद्र तट वाली प्रॉपर्टी नहीं थी जिसने एक को अमीर बनाया और दूसरे को गरीब बनाया। यह तो भिन्न भिन्न वास्तविकताओं का चुनाव था। दोस्तों, दिस वाज द वेरियस
रियलिटी ऑफ सिलेक्शन, द स्ट्रैटेजी ऑफ सिलेक्शन। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो शायद आप लोगों को भी मन नहीं लगेगा। इस वजह से अगली बुक में हम लोग देखेंगे लिवरेज। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको देखेंगे लिवरेज। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और कि ये पुस्तक आपको कैसा लगता है और आपको और किस पुस्तक पे मैं वीडियो बनाऊं। अभी तक कमेंट एक धीरज धीर हैं हमारे बेस्ट कमेंटर और उन्होंने बताया कि आप 50 ग्लोबल बताएं, तो इसी तरीके से आप जिस पे आएगा मैं बनाऊंगा। तो चलिए